सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सहारन जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो है तो पाकिस्तानी मूल के पर वो अमेरिका में रहते हैं, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत से लेके प्रधानमंत्री मोदी पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। उसने कहा जिस मुल्क का सबसे बड़ा बिकने वाले अखबार का नाम ही जंग हो, तो आप उसमें देखें कि उनके हालात क्या होंगे। हमारे तो पाकिस्तान में आपको पता है जंग न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन, पूरा तो ग्रुप है जी। फिल्म जंग ग्रुप है। तो सर उसमें आई विश के दोनों साइड पाकिस्तान ऐसे स्टेप्स ले जिसमें इंडिया को एतमाद आ सके, उनका एतबार बन सके कि इन लोगों के साथ बातचीत की जाए। और दूसरी साइड पे मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि वो भी कोई ऐसे बेबी स्टेप्स लें। मैं ये नहीं कहता कि यकलफ हर चीज को उल्टा सीधा कर दें, कोई ऐसे बेबी स्टेप्स लें जिसमें बात। मेरे ख्याल में मोदी साहब का स्टार्ट अच्छा था, नवाज शरीफ साहब के घर आए मिलने। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए था नेक्स्ट लेवल पे जाए वो। लेकिन जिस तरह मैंने बताया ना कि हमारे पाकिस्तान में डिसीजन होते हैं अवाम के फायदे के बेस पे नहीं होते, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के फायदे के बेस पे डिसीजन होते हैं। उनको सूट नहीं कर रहा होगा इंडिया के साथ अच्छा चलना, उनका सूट कर रहा होगा कि असला बाय किया जाए बाहर से, उनको ये सूट कर रहा होगा कमिश्नर का है। देखिए ना, मेरी छोटी सी एक मिसाल है जो सबको चुभती है। वहां पे हमारी पाकिस्तान की लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें बना रही है, हमारी सड़कें कोरिया और चाइना बना रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। अक्सर ये बात जो है हर आदमी सोचता है। मैंने भी पाकिस्तान में देखा कि ये चाइनीज कंपनीज को टेंडर दिए हुए हैं कि वो कराची का कचरा उठाए। मैं सोच रहा था चाइनीज नहीं, आप सर लाहौर का कचरा टर्किश उठाते हैं आके, और उनसे टोटल उनके पीछे किक बैक्स के अलावा मुझे एक चीज बता दें उसके पीछे कुछ भी एक चीज। देखिए, मैं कई दफा कसम से, मैं ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं हम पाकिस्तानी भाषा, मैं कई दफा खून के आंसू रोता हूं यार कि 73 साल हो गए यार, 73 साल, अनफ इज अनफ। इनके मुझे मुझे किसी ने पूछा था, मुझे हमारे एक बड़े अच्छे एंकर थे, वो यहाँ आए इलेक्शन कवरेज पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार व्हाट इज योर प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट। मैं कहा माय प्रायोरिटी इज माय लेगेसी, कि मैं दुनिया में जाऊंगा तो क्या यादें छोड़ के जाऊंगा, यहाँ पे लोग मुझे किस तरह याद करेंगे। अब मुझे ये बताएं, मुझे मेरा माय प्रायोरिटी इज नॉट पैसा। मेरी समझ में नहीं आती इन लोगों की बिलियंस लूटे इन्होंने, इनके पेट ही नहीं भर रहे। पैसा कहां लेके जाओगे भाई? एक दिन चले जाना, खाली हाथ जाना, तुम लोगों ने कुछ करके जाओ। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स बना के जाओ, कोई स्कूल बना के जाओ। नहीं, वहां तो नहीं उस साइड। खैर पाकिस्तान में तो लोगों को पढ़ाना चाहते नहीं है, वो पढ़ाएंगे तो दुकान बंद हो जाएगी, सच पता लग जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है जी। और अगर अंग्रेजी में लिखी जाती है कुछ हद तक, आप सच डॉन में या दूसरे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी की हद तक ही है। असल में सच उर्दू में लिखिए तब मैं उसको सच मानूंगा, क्योंकि आवाम जो है वो उर्दू पढ़ती। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, उनका एक आर्टिकल छपा फ्राइडे टाइम्स में और कश्मीर को लेकर, तो 5 अगस्त 2019 के वाकये के बाद। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप बड़ा अच्छा आपने आर्टिकल लिखा है जी, और ये तो आपके तमाम उर्दू न्यूज़पेपर्स में भी जाना चाहिए ताकि कौम को सच तो पता लगे। उसमें बहुत सारी बातें थी कि जी इंडिया मसलन अखंड भारत बनाना चाहता है, ये भी बड़ा एक झूठ फैलाया जाता है। तो उसमें उन्होंने मोदी साहब की स्टेटमेंट बताई 2011 की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। ऐसा करने का मतलब तो ये हो गया कि हम मुसलमानों को यहाँ पे जो है माइनॉरिटी से उठा के बराबरी में लाएंगे। वो हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी आपका मानना है कि एक मुसलमान 10 के बराबर है, तो व्हाई वुड वी डू दैट? ठीक है, इसका बड़ा चर्चा करते हैं कि वो घर वापसी मूवमेंट हो रही है, नेपाल को टेक ओवर करना चाहते हैं, बर्मा को टेक ओवर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को टेक ओवर। ये फिर अल्टीमेटली ये तो फिर एक देखिए प्रोपेगेंडा भी तो करना होता है ना, इन्होंने इनकी भी तो रोटियां चलनी होती हैं इन्हीं चीजों पे। लेकिन ये कि जाती तौर पे अगर मुझसे पूछे तो झगड़ा किसी हक में नहीं है। अगर बैठ के कंसेंसस पे आके चीजें करें, मेरे ख्याल में इससे बेहतर और चीज कोई नहीं है। मैं उसमें बिल्कुल इंडिया को ये नहीं ब्लेम करूंगा, बिल्कुल नहीं ब्लेम करूंगा कि इंडिया ट्रस्ट फैक्टर स्टेप्स लेने चाहिए, दोनों साइडों से होने चाहिए स्टेप्स। और जिस तरीका से पाकिस्तान की हिस्ट्री थी पीछे, उसमें आई कैंट ब्लेम इंडिया के उनका ट्रस्ट फैक्टर है, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर था ही नहीं। देखिए हम लोगों ने सर उसमें तो उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, आप देखें ना। विल गेट टू दैट। सोशल मीडिया का जो फायदा ये होता है कि हमारे ऊपर कोई टेलीविजन कमर्शियल्स का या किसी और का कोई पाबंदी नहीं होती। यहाँ इंसान दिल खोल कर अपनी बात कर सकता है, और वो आवाज जो है करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, चाहे छोटे छोटे क्लिपिंग्स में क्यों ना पहुंचती हो। अच्छा तारड़ साहब,
आपने बहुत सारी बातें की है, आपने मोदी साहब का बताया और किस तरह से किसान मूवमेंट चल रही है, आपने ये बताया कि माइनॉरिटीज को लेकर आपके कंसर्न्स हैं, और जो आपकी मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये है कि आपने इंडिया की बात हो या पाकिस्तान की बात हो, आपने अनपॉपुलर बातें कही हैं, और अनपॉपुलर बात जो कहता है सच वही होता है। पॉपुलर बात कहकर कोई मजहबी नारा लगाकर सियासतदान तो आप बन सकते हैं, मगर आप डिलीवर कभी नहीं कर सकते। डिलीवर करने के लिए अनपॉपुलर बातें करना बहुत जरूरी है। तो आई एम ग्लैड आपने बड़ी एक आला सोच का जो है यहाँ पे मुजाहरा किया है। मैं चाहता हूं कि एक हमारी तरफ से कंसर्न है माइनॉरिटी को लेकर, और मैं जब भी बात कर रहा हूं हमारी तरफ से, तो ये इंडिया के 100 करोड़ हिंदुओं का ये कहना है। वो ये कहते हैं कि हम 1000 साल साथ में रहे, तो आगे भी अगर रह लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 साल भी तो रहते आए हैं। इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान हमने बड़ा अच्छा दौर देखा है हमारे मुल्क में। हमने साथ साथ में जो वक्त बिताया है वो इतना बुरा नहीं रहा। जो मुल्क बना ही मजहब के नाम पर, वहां तो गुंजाइश ही नहीं थी कि मजहबी फसादात हों। और जो मुल्क माइनॉरिटीज के कंसर्न्स के लिए बना हो, उसे तो ये चाहिए कि वो माइनॉरिटीज के लिए रोल मॉडल बनकर आए। ठीक है जी। तो खैर, हमारा ये कहना है, मोदी साहब चाहते हैं कि एक मुल्क के अंदर 2 सिविल लॉ नहीं हो सकते हैं, और वो ये चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों ने जो 1950 में कह दिया था कि हम ये आपके मॉडर्न लॉ को नहीं मानते, जिसको हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सारे मानते हैं। आप अमेरिका में रहते हैं, वहां भी एक ही सिविल लॉ है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। इस इंडिया के मेजोरिटी का ये मानना है कि अगर मुसलमानों को आज हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड में ना लेकर आए, और अगर इनकी जाती जिंदगी यूं ही शरीयत के मुताबिक चलती रही, जहां पर हमारी सिविल सोसाइटी का उन पे कोई ग्रिप नहीं है, ना वो इंटीग्रेशन के लिए कोई आगे अच्छी सूरत हाल बन सकती है। मौलवी ने हर चीज जो हमारी गंगा जमुना तहजीब की अलामत थी, उसकी जड़ें काट दी। शादियों में हमारे शिरकत होना, त्योहारों में आना, वो सब उन्होंने कह दिया ये हराम है, ये हलाल है। जिंदगी हराम हलाल में ही कर दी है। अब मोदी साहब भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2018 में 15 अगस्त को ये कहा कि मैं चाहता हूं डिस्कशन शुरू हो जाए इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। एक मुल्क में 2 आईन नहीं हो सकते। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मोदी साहब चाहते हैं कि इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और तमाम लोगों के लिए एक ही आईन हो, और वो सब उसका जो है पालन करें, उसको माने, तो उसमें गलत क्या है? मुसलमानों को हमारे मुल्क में अब ये एक आम बात बन गई है हिंदुस्तान में, और लोग कहते हैं कि इंडिया सेकुलर इसलिए है क्योंकि हिंदू सेकुलर है, क्योंकि मुसलमानों की कोई सेकुलरिज्म में दिलचस्पी है ही नहीं। अगर इनकी दिलचस्पी होती तो राइट फ्रॉम डे वन, जब इन्हें पता था कि इंडिया किस सिमत में जाएगा आजादी के बाद, तो इन्हें चाहिए था कि पहले दिन से ही ये जो हमारा मॉडर्न लॉ है उसको कबूल कर लेते। आफ्टर ऑल बाकी सारी कम्युनिटीज ने भी तो कबूल किया ही है। देखिए, उसमें मैं जिस तरह आपको मैं पहले अर्ज कर रहा था कि एक तो 2 चीजें मुसलमानों के बारे में, अगर ये खुद वो कहते हैं कि वी आर लिविंग इन दैट, वी आर लॉयल टू इंडिया, वी आर लॉयल टू इंडियन, तो दे हैव टू वर्क विद देम। और दूसरी साइड से मैं समझता हूँ कि मोदी साहब को चाहिए कि उनका कंसेंसस, और अगर उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है और उनके लॉज या उनके किसी चीज की रिस्पेक्टेबल चीज करनी पड़े, मेरे ख्याल बोथ पार्टीज शुड कम टू द कंसेंसस और कम टू द मिडिल ग्राउंड। लेकिन मेरे ख्याल में अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, मोदी साहब के लिए इस वक्त किसान आंदोलन जो है इज अ ह्यूज इशू। आई थिंक ही शुड वेट टू टैकल दैट वन, एंड सेकंड वो दूसरा पिटारा खोल देंगे तो वो अब इंटरनल वहां क्या इशू बनेगा, अभी तो नहीं बिल्कुल, बट इन द लॉन्ग रन, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से कम टू द सेंसस, कम टू द मिडिल ग्राउंड, दिस इज ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन। भारत के मुसलमानों के लिए आपका क्या इसमें आपका सुझाव होगा, योर सजेशन टू देम, कि इट्स अबाउट टाइम कि वो इंडियन वैल्यूज को, इस मुल्क के आईन को थोड़ी सी उसको रिस्पेक्ट दें और उसको एक्सेप्ट करें? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इंडिया के सेकुलरिज्म का इतना बड़ा फैन था कि मैं जब इंडिया पहली दफा गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सारे they had a pride in it working together. आज it is not there. I'm surprised, it's shocking to me. लेकिन मेरे ख्याल में कि मुसलमान अगर वहां रहते हैं, उनको चाहिए कि एक तो वो भी
अपने बेबी स्टेप्स ले, हिस्सा बनने की कोशिश करें। दूसरी तरफ से मैं जो मेजॉरिटी है उनको भी कहूंगा कि शो देयर कंपैशन, टू शो देयर willingness to come to the middle grounds. This is what the beauty of democracy is, to come to the consensus, and whatever works for them, I think they should work. देखिए, आप एक कानून तो सब पे इन्फोर्स करना, वो कहते हैं ना कि ये तो वो हमारे पीछे एक मजाक होता था, वो एक कहते फांसी का गला जिसके गले में फिट आ जाए तो उसको फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन कंसेंसस पे चले ना, उसको देखें। अब मैं जिस तरह मैंने आपको पहले, मेरी ओपिनियन में ये था कि जो इस वक्त किसान बैठे हैं बेचारे, कहीं मर रहे हैं, उनमें पानी उनके डाला जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता इंटरनल प्रॉब्लम है उनका इंडिया का, लेकिन अगर मुझसे अगर मेरी ओपिनियन ये पूछी जाए तो मैं कहता हूँ कि इट्स नॉट अ बिग इशू। दोनों पार्टियों को बिठा के बात करें। अब मैं एक और भी उसमें मजाक करता हूँ, मैंने अगले दिन कहा एक साइड पे बड़ी स्टिफनेस है, वो किसान आते हैं, वो कहते हैं जी सिर्फ हमारे पास हाँ में जवाब देना है या ना में जवाब देना है, मिडिल ग्राउंड पे नहीं आ रहे, ना गवर्नमेंट मिडिल ग्राउंड पे आ रही है। मैं गवर्नमेंट ने 12 राउंड ऑफ टॉक्स किए हैं, कुछ भी नहीं, दोनों साइडों पे यही चल रहा है। ये मसले डेवलपिंग कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये रहने ही रहने हैं, इनको खत्म नहीं किया जा सकता तब तक जब तक एजुकेशन, नेशनलिज्म नहीं होगा। ये चीजें खत्म होती है तालीम से, शऊर से और नेशनलिज्म से। और वो मैं समझता हूं कि इंडिया में तो एक चले पॉलिटिकल एक्सरसाइज रही है, अलमिया तो हमारे साथ है। अब देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। एक रिसेंट अभी एक मजाक किया जा रहा है कि अमेरिका में कोई पाकिस्तानी इंटरेस्टेड नहीं है डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी में, वो इंटरेस्टेड है हर शहर में 2-2 ग्रुप बने हुए, पीटीआई के 2-2 लोग ग्रुप बने हैं मुस्लिम लीग के। अब बल्कि उन्होंने ये किया एक बैक स्टैबिंग की कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन है उनको पाकिस्तान में वोटिंग राइट दे के गवर्नमेंट में आने की ऑफर कर रहे हैं। तो जो पहले 30% 40% कैबिनेट होती थी अमेरिकन ब्रिटिश, अब वो ऑलमोस्ट जाके 60-70% होगी। यहां हमारे आने वाले दिनों में कोई पाकिस्तानी लोकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेगा। वर्सेस मैं ये भी उनको बता चुका हूं कि इंडियन डायस्पोरा is the biggest threat to the Pakistan in the future if this is what they are listening. अब मैं बताना ये चाहूंगा आपको, आपके व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के स्पीच राइटर भी इंडियन, उनके मीडिया इंचार्ज भी इंडियन। नीरा टंडन इज इन चार्ज ऑफ $4 ट्रिलियन। यहाँ पे मेरा मतलब 20 की पॉलिसी मेकिंग जो अपॉइंटमेंट्स हैं दे आर इंडियन अमेरिकन। तो मेरा मतलब हमारा तो अगर आप सोचें तो वो कंपैरिजन नहीं है उन चीजों में। लेकिन अब देखे हमारा कोई सुनने वाला, सोचने वाला हो तब। मैंने कोशिश की कई दफा, ये नहीं कि मैंने बताया नहीं है। मेरा टोटल उसमें अरविंद जी, मेरी टोटल बाय फ्यूचर बिलोंग टू अमेरिका। आई केम हियर फॉर गुड। मेरा यहां से जाने का इरादा नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे बल्कि आप ये कहें, लेकिन कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, इंडिया के हालात बेहतर हों। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं स्टोरियां सुनता हूं अभी 1947 की, तो अभी दिल दुखता है। अभी तक मेरे जख्म जिंदा हैं। और मैं एक और आपके देखने वालों को इस आखिरी नोट पे ये बताना चाहूंगा कि करेक्शन, हीलिंग शुरू होती है एडमिशन से। आप एडमिट करेंगे ये चीजें गलत होंगी और अब दोबारा हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, फिर हीलिंग शुरू होती है। और उस पे हमने अभी तक 1947 के जख्मों को हील ही नहीं किया, हमने एडमिट ही नहीं किया कि ज्यादती हुई। ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही है जी। इस पर तो मैं समझता हूँ एक पूरा एक प्रोग्राम चाहिए जिसमें कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का कोई मिशन बैठे और वो ये देखे। कभी कभार 70 साल 100 साल बाद भी अगर आपको लोगों को इंसाफ देना पड़े तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। वो आप ये देखें ना, वो कनाडा में जो 100 साल बाद माफी मांगी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने। मेरे एक टीचर पंजाब में गवर्नर बन गए तो पिछले दौर में, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मेरी ख्वाहिश होगी कि बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे, एक जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, जो लोग यहाँ पे मरे थे, उनकी यादगार के लिए कुछ वहां पे किया जाए, एक स्टैचू बनाया जाए या कोई ऐसी यादगार बनाई जाए। देखिए हॉलोकास्ट पे लोग करते हैं, अभी तक दुनिया में बन रहे हैं। ये एक इंडियन पाकिस्तानी हॉलोकास्ट था। ये ट्रेनों पे मार दिए लोग इतना। आपकी मैं जानकारी के लिए ये बता दूं साहब, ये तजवीज मैंने भी दी थी लाहौर के अंदर कि अमृतसर में पार्टीशन म्यूजियम खुला है अभी हाल ही में 2 साल पहले ही। मैंने वो म्यूजियम विजिट किया है एंड आई वुड रेकमेंड कि आप अगली बार जाएं तो पार्टीशन म्यूजियम को अमृतसर में देखें, एट द वेरी प्राइम लोकेशन, जलियांवाला बाग से हरमिंदर साहब से बस आप समझ लें कि विद इन वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 3-4 मिनट की। I would love to go there. I would love to. और हम खोलेंगे पाकिस्तान में। इस दफा मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। मैं I will take this idea with me. I think it is a wonderful idea. मेरा मॉन्यूमेंट का मेरा प्रोग्राम था वाघा बॉर्डर पे, लेकिन मैं कहूंगा उनसे कि कोशिश करके कि इससे लार्जर एक स्टेप लें, इसको भी वहां म्यूजियम बनाए, लोगों को बताएं
कि किस किस्म के मजालम हुए थे, और ये फाइटिंग नफरतें सोल्यूशन नहीं है अरविंद जी। फर्क है साजिद साहब, बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फर्क ये है कि जब ये तजवीज दी वहां पर, तो उसका जवाब जानते हैं मुझे क्या मिला? क्या जवाब था? जवाब, यूल एज अ पंजाबी, एज अ सन ऑफ अ सॉइल यार, यूल बी एम्बेरस्ड टू नो कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि अरविंद बेटा देखो बात ऐसी है हाँ। कि आप देखते हैं पार्टीशन को एक अफसोसनाक वाकये के तौर पे, इसलिए आपने पार्टीशन म्यूजियम बनाया है। हमारे लिए पार्टीशन एक सेलिब्रेशन है, तो अगर वो ना हुआ होता तो पाकिस्तान वजूद में ना आता। नहीं, ये तो फिर किसी ने एग्जैजुरेट किया है। नहीं देखिए नहीं, ये हाँ, रियासती बयानिया यही है जी। मैंने किया होगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं किया होगा, लेकिन गलत अप्रोच है, क्योंकि उसकी ये अप्रोच आप अप्रोच खुद देख ले, पार्टीशन को जिस तरह से हिंदुस्तान में याद किया जाता है, क्या पाकिस्तान में याद किया जाता है वैसे? मैं जाती तौर पर बताऊं, मेरे प्रोग्राम के अर्ली पोर्शन में देखें, मैंने आपको कहा था मैं 14 अगस्त की स्टोरियां सुन के अंदर जाके बैठ कर रोता था मैं, हालांकि मैं माइग्रेटी नहीं हूं, आई एम नॉट अ सन ऑफ माइग्रेटीज। मैं रोता हूं आज भी। मैं बता रहा हूं ना, अगर गवर्नमेंट का कोई बंदा, अगर गवर्नमेंट का कोई आदमी कह रहा है तो उनके सेहत पे, तो मैंने बताया ना, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट की डिसीजन जज्बात पे नहीं है, लेकिन अवाम जज्बाती है, अवाम जज्बाती है। आप मुझे ये बताएं, किसी का बहन भाई, किसी का चचा फूफा अगर लॉस हुआ है, मेरा एक दोस्त है, खास मेरा पर्सनल दोस्त है, भाइयों की तरह सरदार है, उसके दादा को मर्डर किया गया था। मैं आज शर्मिंदा हूं उसके सामने उस बात पे। मैं आप जाती तौर पर अरविंद भाई, मैं आपको आखिरी बात ये बताना चाहूंगा, आज अगर मैं कई दफा मैंने अपने पांव उन शूज में डाल के सोच देखा है कि अगर मैं आज पाकिस्तान में जिंदा होता तो 1947 होता, मैं आपको ये कसम उठा के कहता हूं, मैं अपना कोई हिंदू और कोई सिख दोस्त इंडिया न जाने देता। सो नाइस ऑफ यू। ये बात आपने, जानते हैं, इस बात को सुनने के लिए मेरे कान पिछले 3-4 साल से तरस गए थे। यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी टू से दिस। आज से 4 साल पहले मैंने प्रोग्राम में इश्तियाक साहब को कहा था कि अगर हमारी तरफ से, हमारे बड़ों से किसी के साथ भी ज्यादती हुई है, मैं शर्मिंदा हूं। मैं आज बता रहा हूं आपको, मैं शर्मिंदा हूं, एंड आई एम विलिंग टू अपोलोजाइज टू ऑल दोज पीपल हु हैव सफर्ड। कोई आए, उस तरफ से भी आए इस हीलिंग टच के साथ। आई एम सो ग्लैड साजिद तलर साहब, आपने मेरे बिना कहे ये बात अपनी कही। आज आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैंने आपके देखने वालों को सबसे बड़ी बात एक बतानी, वो हमारे वो कहते हैं दंडवत प्रणाम, मेरे लो तो सारे दंडवत प्रणाम। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अरविंद सहारण जी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से लेके बंटवारे तक की बात की। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।